ई लर्निंग की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको जो टॉपिक करवाऊंगी उस टॉपिक का नाम है इलेक्शन कमीशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेगा। आपका क्वेश्चन बनेगा कि जो इलेक्शन कमीशन है उसकी फॉर्मेशन बताइए, उसके टास्क बताइए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा कि भारत के अंदर चुनाव प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। या आपका ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि इलेक्शन कमीशन की फॉर्मेशन, उसका जो गठन है, उसके जो कार्य हैं और इलेक्शन कमीशन में जो कमियां हैं और उनमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, इस टाइप से आपका क्वेश्चन बन सकता है। और साथ ही में मैं आपको कुछ छोटे क्वेश्चन भी करवाऊंगी जो यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है। तो मैं अपना टॉपिक शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि जो इलेक्शन कमीशन है वो संवैधानिक निकाय है या नहीं है, यानी संविधान में उसका वर्णन है या नहीं है। तो आर्टिकल 324 जो है वो ये कहता है कि लोकसभा के चुनाव के लिए, विधानसभा के चुनाव के लिए, राज्यसभा के चुनाव के लिए, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके चुनाव के लिए एक चुनाव आयोग का गठन किया जाए। ठीक है। ऐसी जो लैंग्वेज है वो आपके संविधान के अंदर दी गई है। और कौन से आर्टिकल में? 324 में। तो हम कह सकते हैं कि जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन जो है, वो क्या है? आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है। फिर शुरू में जब इसको बनाया गया, जब इसकी फॉर्मेशन हुई, तो इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? इसकी फॉर्मेशन हुई थी 25 जनवरी 1950 को। ठीक है। लेकिन उस टाइम में इसमें एक सदस्य था और वर्तमान में ये कितना है? 3 मेंबर्स हैं इसके अंदर। यानी अब जो इलेक्शन कमीशन है उसके अंदर 3 सदस्य हैं। इसमें किस तरीके से सदस्यों को ऐड किया गया? सबसे पहले ताराकुंडा जो है समिति है, जो चुनाव से संबंधित सुधारों से रिलेटेड समिति है, उसने सबसे पहले सुझाव दिया कि जो इलेक्शन कमीशन है उसमें 2 या 2 से अधिक मेंबर होने चाहिए। तो उसकी सलाह मानी गई 1989 में कांग्रेस आई के द्वारा, और इसके अंदर 2 सदस्य और शामिल किए गए और इसको क्या बनाया गया? 3 सदस्य ही बनाया गया। लेकिन कुछ कारणों से इसको दोबारा से फिर 1990 के अंदर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका गई थी इसके खिलाफ, तो 1990 में दोबारा से इसको क्या बना दिया गया? एक सदस्य बना दिया गया। फिर दोबारा से एक और कमेटी बनी जिसका नाम था गोस्वामी समिति। वो भी चुनाव के सुधारों से रिलेटेड थी। उन्होंने से दोबारा से सुझाव दिया कि इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में एक सदस्य ही चुनाव आयोग से काम नहीं चल सकता। तो उसकी सजेशन को मान लिया गया और 1993 के अंदर दोबारा से फिर उसको 3 सदस्य ही बनाया गया। इसी टाइप का क्वेश्चंस जो है आपका नेट के अंदर पूछा गया था और उसमें 3 ऑप्शन दिए थे कि सबसे पहले क्या था? ये एक सदस्य ही था। 1989 में इसको दोबारा से 2 सदस्य बनाया गया, फिर इसको 1990 में फिर एक सदस्य बनाया गया और फिर 1993 में इसको 3 सदस्य ही बनाया गया। तो कौन सा कथन इसके बारे में सत्य है? तो तीनों ही बातें जो हैं इसके बारे में सत्य हैं। बच्चों आजकल क्वेश्चंस फैक्चुअल ना पूछ के कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए। ठीक है। तो 324 में इसकी फॉर्मेशन है। ठीक है। और आपको अभी ये भी पता चल गया कि इसमें कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य हैं। तो ये जो निर्वाचन आयुक्त होता है, ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इसको किस तरीके से चुना जाता है? कौन इनकी नियुक्ति करता है? तो इनकी जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। और इनकी योग्यता के बारे में संविधान में कोई मेंशन नहीं है कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। लेकिन जो निर्वाचन आयुक्त होता है वो आईएएस लेवल का अधिकारी होना चाहिए। ठीक है। और नियुक्ति कौन करेगा? इनकी राष्ट्रपति करेगा। और जो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, बट वो उनसे, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, उससे सलाह ले लेता है। कितने समय तक ये काम करते हैं? 6 या 65 वर्ष, जो भी इनमें से हो, पहले हो, इतने टाइम तक ये क्या है? इनका कार्यकाल होता है, इनका टर्नओवर होता है। इसके बाद है कि इनको पद से कैसे हटाया जाता है। देखिए, अगर बात है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, तो उसको हटाने की प्रोसेस थोड़ी मुश्किल है और होनी भी चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक
जो मूल्य हैं वो यही बोलते हैं कि भाई निर्वाचन आयोग, चुनाव करने वाली संस्था ऐसी होनी चाहिए जो सरकार के अंडर या उसके प्रेशर में आके काम ना करे। देखिए, अगर उनकी सैलरियां कौन निर्धारित करें? सरकार निर्धारित करे, उनको पद से हटाने की प्रोसेस इजी हो, तो जो चुनाव आयुक्त होगा वो किसके प्रेशर में आके काम करेगा? सरकार के प्रेशर में आके काम करेगा। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है जो है उसको बिल्कुल सेम ऐसे हटाया जाता है, संविधान के अंदर ये मेंशन है जिस प्रकार से मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों को हटाया जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है और अन्य न्यायाधीश है। यानी आर्टिकल 124 उसका सब सेक्शन 4 ये बताता है कि ऐसे ही हटाया जाएगा जैसे मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। यानी दोनों सदनों के अंदर उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। ये प्रोसेस जो हटाने की काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। और जो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको राष्ट्रपति हटा सकता है, ठीक है। उनके लिए इस तरह की प्रोसेस नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक बार नवीन चावला को, उस टाइम वो अन्य निर्वाचन आयुक्त थे, नवीन चावला को पद से हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सलाह दी, लेकिन राष्ट्रपति ने उनकी सलाह नहीं मानी और उनको पद से नहीं हटाया, बल्कि उनको अगली बार मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना दिया गया। कहने का मतलब ये है कि दो अन्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं उनको हटाने का काम राष्ट्रपति का है। सलाह दे सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उनकी सलाह को माने या ना माने। जैसे नवीन चावला के केस में आपने देखा होगा, कब की बात है ये, 2000 की बात है। उस टाइम जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त था वो कौन था? एन गोपाल स्वामी। इस टाइप का क्वेश्चंस भी आपका एसएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट अन्यों को हटाना इतना मुश्किल नहीं है। अन्यों को हटाने की जो प्रोसेस है वो सरकार के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कोई भी कानून बनाना है तो वो कौन बनाएगी? संसद बनाएगी, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, इनकी जो सैलरी होगी वो क्या होगी? 2,50,000 इनकी सैलरी है। ध्यान रखना, इनकी सैलरी में कटौती नहीं की जा सकती, और अगर इमरजेंसी लगती है उस दौरान तो कटौती की जा सकती है, अदरवाइज कोई भी ऐसा हानि वाली बात है, मतलब इनकी सैलरी को कम नहीं किया जा सकता। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ठीक है, उसकी जो हटाने की प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहेगी, जो ये बताता है कि जो निर्वाचन आयोग है वो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था के रूप में कार्य कर सके, ठीक है। अब क्या क्या काम करता है आपका हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, ये क्या क्या काम करता है? तो जो ये काम कर रहा है मैं बता रही हूँ आपको कौन कौन से काम करेगा। सबसे पहला काम डिलिमिटेशंस करता है ये किनकी? कॉन्स्टिट्यूशन की। जो आपके निर्वाचन क्षेत्र हैं उनका सीमांकन जो करता है वो इलेक्शन कमीशन तय करता है। देखिए, इलेक्शन कमीशन क्या करता है? एक परिसीमन आयोग का गठन करता है। आर्टिकल 82 के अंदर ये दिया गया है, एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। और परिसीमन जो है वो क्या करेगा कि कहाँ पर कौन कौन से निर्वाचन क्षेत्रों में कितने निर्वाचन क्षेत्र होंगे, कहाँ से, उनका चुनाव किस प्रकार से होगा, ये डिसाइड किया जाता है परिसीमन के द्वारा। यानी परिसीमन का जो मेन काम है वो 2 हैं। कौन कौन से काम है? एक तो है सीटों का, भाई कहाँ से कितनी सीटें होंगी, ठीक है। और ये सीटें 2026 तक यथास्थिति रहेंगी, ऐसी की ऐसी रहेंगी। आपका जो संविधान संशोधन है जो हमारा 84 ये कहता है। दूसरा जो है, एक तो संख्या, निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या। दूसरा, किस निर्वाचन क्षेत्र में कौन कौन सा एरिया इंक्लूड किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल उठा लीजिए, आप हरियाणा का एग्जाम्पल उठा लीजिए। हरियाणा के अंदर सोनीपत जो है वहाँ उसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, जैसे राई है, खरखोदा है, इस टाइप से। ये सब कौन डिसाइड करता है? आपका कौन डिसाइड करेगा? परिसीमन, ठीक है। और दूसरा, कितनी संख्या होंगी,
कहने का मतलब क्या है, जैसे यूपी में लोकसभा की संख्या कितनी है, राज्यसभा की संख्या कितनी है, विधानसभा की संख्या कितनी है, तो ये भी किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, परिसीमन के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, जो संख्या है वो डिसाइड की जाएगी 1971 की जनगणना के अकॉर्डिंग, और जो आपके क्षेत्र हैं कि कहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा, कौन सा क्षेत्र होगा, वो किया जाएगा 2001 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो जो पहला कार्य है जो चुनाव आयोग का, जो इलेक्शन कमीशन का, वो क्या है, निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करना। और ये कब किया जाता है, 10 साल के अंतराल पर। ठीक है, यानी 10 साल के बाद जो जनगणना होगी उसके बाद दोबारा से क्या किया जाता है, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है। आपको मैं बता दूं कि अभी तक 5 परिसीमन बन चुके हैं। अभी जो लेटेस्ट परिसीमन बना है वो बना है 2020 में। तो आपका एक छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ पर, परिसीमन आयोग पर नोट लिखिए। तो जो परिसीमन है वो कौन बनाता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो परिसीमन कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो परिसीमन दिया गया है 82 आर्टिकल के अंदर। उसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद क्या बनेगा, एक परिसीमन आयोग बनेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है कि परिसीमन आयोग ने जो जो क्षेत्र निर्धारित कर दिया, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग चुनाव होंगे। और आपका आर्टिकल 329 ये भी कहता है कि परिसीमन आयोग के निर्देशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जो क्षेत्र, जो संख्या उसके द्वारा डिसाइड की गई है, ये मामला किसी भी कोर्ट के अंदर नहीं जा सकता। और आज तक कितने परिसीमन बने हैं, 5 बने हैं। ठीक है, वैसे तो संविधान में हमें ये बोला गया था कि हर 10 साल बाद आप एक परिसीमन बनाओगे, लेकिन नहीं बनाया गया। ठीक है, सबसे पहला परिसीमन बना 1952 में, उसके बाद बना 1963 में, उसके बाद 1973 में, फिर 2002 में। 2002 के अंदर जो परिसीमन बना वो किसकी अध्यक्षता में बना था, कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में बना था। कुलदीप सिंह जो है वो उच्चतम न्यायालय के जो पूर्व रिटायर्ड जज थे। आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि जब भी परिसीमन आयोग का गठन होता है, जैसे अभी परिसीमन आयोग बना है 2020 के अंदर, तो ये किसकी अध्यक्षता में बना है, ये बना है रंजना प्रकाश देसाई, ये भी न्यायाधीश हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो अध्यक्ष होता है वो पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन अध्यक्ष का मतलब क्या है, जैसे मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त होता है वो इसका पदेन अध्यक्ष होता है, और इसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व रिटायर्ड जज होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, तो अब तक कितने परिसीमन आयोग बन चुके हैं, 5। सबसे लेटेस्ट जो बना है उसका गठन 2020 के अंदर हुआ है, और किसकी अध्यक्षता में बना है, रंजन प्रकाश देसाई। और पदेन अध्यक्ष कौन है, सुशील चंद्रा, क्योंकि वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है, सुशील चंद्रा है। और ये क्या काम करेगा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का चुनाव करवाना, सीटों का निर्धारण करना। ठीक है, और सीटों का निर्धारण जो होगा, संख्या का जो निर्धारण होगा, सीटों का निर्धारण होगा, वो किस सेंस के अकॉर्डिंग होगा, किस जनगणना के अकॉर्डिंग होगा, 1973 की जनगणना के अनुसार होगा। ठीक है, और जो कहाँ से कौन कौन सा क्षेत्र लिया जाएगा वो 2001 की जनगणना के अनुसार होगा। और आपका आर्टिकल 84 क्या कहता है कि 2026 तक, 84वां संविधान संशोधन कहता है कि 2026 तक जो सीटें हैं लोकसभा की और राज्यसभा की, वो सीटें यथास्थिर रहेंगी, वैसे ही रहेंगी जैसे कि आज है। तो परिसीमन, देखिए बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन निकलेगा इसमें से। एक तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में एक पॉइंट बन रहा है, क्या करना, डिलिमिटेशन करना, किसका, निर्वाचन क्षेत्रों का, और वो कौन करता है, परिसीमन करता है। तो यहाँ पर एक छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है कि परिसीमन क्या है। तो परिसीमन क्या है आपको पता चला होगा, परिसीमन, सीमन मतलब सीमाओं का निर्धारण करना, उसको क्या वो बोलते हैं, परिसीमन। ठीक है, और अब तक कितने बन चुके हैं, 5 बन चुके हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट कार्य क्या करेगा, नेक्स्ट जो कार्य करेगा इलेक्शन कमीशन, वो करेगा राजनीतिक दलों को मान्यता देना। ठीक है, देखिए
कोई भी दल जब तक अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाएगा उसको कोई मान्यता नहीं मिलेगी, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ऐसा कौन से अधिनियम के तहत है? 1951 का जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। ठीक है, तो राष्ट्रीय दलों को, राजनीतिक दलों को मान्यता देने का काम कौन करता है? हमारा इलेक्शन कमीशन करता है। अब क्वेश्चन उठता है कि राष्ट्रीय दल क्या होते हैं और राज्य दल क्या होते हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय दलों को क्या फायदा होता है और राज्य दलों को क्या फायदा होता है? देखिए, वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं? 8 राष्ट्रीय दल हैं। कोई भी दल जो है वो राष्ट्रीय दल कब कहलाएगा? क्या कंडीशन होगी उसके राष्ट्रीय दल बनने की? तो राष्ट्रीय दल बनने की कंडीशन क्या क्या है? देखिए, फर्स्ट पॉइंट है कुल वैध मतों का 6% तथा लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त करना। यानी जितने टोटल वोट पड़े हैं, ठीक है, उनका 6% और लोकसभा की 4 सीटें अगर कोई दल प्राप्त कर लेता है तो वो क्या कहलाता है? नेशनल पार्टी कहलाती है। ठीक है, दूसरा, लोकसभा के अंदर जितनी सीटें हैं उनका 2%, यानी 545 का 2% 11 सीटें। लेकिन साथ में ध्यान रखना, ये सीटें एक राज्य में नहीं होनी चाहिए, अलग अलग 3 राज्यों में होनी चाहिए। अदरवाइज तो जो आपका ममता बनर्जी का जो दल है तृणमूल कांग्रेस, वो कब का क्या बन जाता? राष्ट्रीय पार्टी बन जाता। लेकिन उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब दिया गया? 2016 के अंदर दिया गया है। जैसे बिजू दल जो है उसको भी मिल जाता, क्योंकि उसके पास भी इतनी सीटें 16-17, और तृणमूल कांग्रेस के पास कम से कम 32-33 सीटें रहती है। लेकिन ध्यान रखना, ये सीटें जो हैं, जैसे मैंने बोला अभी कि किसको हम राष्ट्रीय दल बोलेंगे, जितनी टोटल सीटें हैं लोकसभा का उसका 2%, यानी 11 सीटें होनी चाहिए। पर ध्यान रखना, ये 11 सीटें जो हैं 3 अलग अलग राज्यों में होनी चाहिए। जैसे अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, इनके अंदर होनी चाहिए अलग अलग। कहीं से 6 हो सकती हैं, कहीं से 5 हो सकती है, कहीं से 3 हो सकती है, मतलब इस टाइप से टोटल मिलाकर इतनी सीटें, तभी उसको हम क्या देंगे? राष्ट्रीय दल का दर्जा देंगे। मतलब हमारा कहने का मतलब क्या है? इलेक्शन कमीशन देगा। ठीक है, उसके बाद अगर चलो ये भी ना हो, एक कंडीशन और है, अगर कोई दल 4 राज्यों के अंदर, अगर कोई दल 4 राज्यों के अंदर राज्य दल का दर्जा उसे प्राप्त हो जाता है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? उसको भी जो इलेक्शन कमीशन है राष्ट्रीय दल का दर्जा दे सकता है। तो कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कब कहलाएगी? इन तीनों में से कोई एक कंडीशन। ठीक है, जितने जितने वोट पड़े हैं उनका 6%, या फिर लोकसभा की कितनी सीटें होनी चाहिए? 4 सीटें होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा है जितनी सीटें हैं लोकसभा की उन सीटों का 2%, यानी 11 सीटें, बट उसमें एक कंडीशन है कि अलग अलग 3 राज्यों के अंदर वो सीटें होनी चाहिए, और तीसरी कंडीशन कि 4 राज्यों के अंदर वो दल क्या हो? राज्य स्तर का दल हो। ठीक है, तो वही क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय दल कहलाएगा। और ये राष्ट्रीय दल को मान्यता कौन देता है? इलेक्शन कमीशन देता है। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि कितने दल है वर्तमान के अंदर। वर्तमान में वैसे तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 3000 के नियर अबाउट, लेकिन राष्ट्रीय दल कितने हैं? पहले राष्ट्रीय दल 7 थे। 2019 के अंदर एक और राष्ट्रीय दल ऐड हुआ, एनपीपी, नेशनल पीपल पार्टी। तो आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है। नेशनल पीपल पार्टी जो है मेघालय की पार्टी है, 2013 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो अध्यक्ष वर्तमान में कोनराड संगमा है। ठीक है, 2013 में नेशनल पीपल पार्टी कहाँ की है? मेघालय की। अच्छा, इसको राष्ट्रीय दल का दर्जा क्यों दिया गया? क्योंकि 4 राज्यों के अंदर ये राज्य दल की मान्यता प्राप्त कर चुका था। कहाँ कहाँ? जैसे आपका मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर इसको 4 राज्यों के अंदर राज्य दल का दर्जा प्राप्त था। अब ये वर्तमान में एनएनपी क्या है? राष्ट्रीय दल है। इसके अतिरिक्त और कौन कौन सी राष्ट्रीय पार्टी आपको पता होना चाहिए? जैसे कांग्रेस है, फर्स्ट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, भाजपा है, बीजेपी, बसपा है, तृणमूल कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, और अब कौन सी है? एनएनपी है। ध्यान रखना, तृणमूल कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा तब दिया गया जब उसका 4 राज्यों के अंदर जो है कितनी सीटें मिली? 2%। ठीक है, क्लियर?
यानी जो टोटल सीटें थी उनका अगर वो 2% पूरी प्रोसेस कर लेते हैं तो उसको क्या मिल जाता है, राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी राष्ट्रीय दलों के जो कार्य हैं नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उससे पहले मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बता देती हूँ छोटे छोटे, जो ये यहाँ से बनेंगे। जैसे पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछा जा सकता है, सुकुमार सेन पहला निर्वाचन आयुक्त है। ठीक है, वर्तमान में कौन है, सुशील चंद्रा है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्स में पहले कि एकमात्र महिला निर्वाचन आयुक्त कौन है, वीएस रमा देवी है। कौन सा आर्टिकल जो है वो ये कहता है कि वहाँ पर इलेक्शन कमीशन का गठन किया जाए, तो आर्टिकल 324। सीमाओं का निर्धारण, निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण कौन करता है, परिसीमन आयोग। वर्तमान में कौन सा परिसीमन आयोग काम कर रहा है, 5वां। किसकी अध्यक्षता में, रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में। ठीक है, कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कहलाएगी, तो आपको ये तीनों कंडीशनें बतानी है। कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कहलाएगी, जो टोटल जो लोकसभा की सीटें हैं उनका 2% या 11 सीटें, पर ध्यान रखना ये 11 सीटें तीन अलग राज्यों के अंदर होना चाहिए, या फिर 4 जो राज्यों के अंदर उसको राज्य दल का दर्जा मिलना चाहिए। जैसे एनपीपी है, इसको मिला है, तो ये क्या है, आपकी नेशनल पीपल पार्टी जो है उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, या फिर जितने वोट पड़े उनका 6%, और लोकसभा के अंदर कितनी सीटें होना, 4 सीटें होना। ठीक है, तो ये छोटे क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, इसके कार्यों को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।